हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। एक और बात, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा अपनी कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी तैयार की गई हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बुक्स जो है वो क्वालिटी और कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ उनके अलग अलग पार्ट किए गए हैं ताकि एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएं। जैसे थ्योरी पार्ट हो गया, आपके पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, इस प्रकार से हमने बुक को तैयार किया है। तो आप बुक प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक के थ्रू फॉर्म जरूर भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। तो बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होने वाला है। किसका? कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है, उपभोक्ता अधिकार। तो इस उपभोक्ता अधिकार का हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे पहले उपभोक्ता के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी है कि उपभोक्ता क्या होते हैं ना। अगर हम देखें तो उपभोक्ता का मतलब क्या है और फिर हमें इन उपभोक्ता के आपको अधिकार जानने पड़ेंगे। इसके बाद उपभोक्ता का मतलब क्या हो जाता है, अगर आप समझेंगे यहां पर उपभोक्ता का मतलब क्या है, तो उपभोक्ता का मतलब होगा उपयोग करने वाला। क्या होगा? उपयोग करने वाला। क्या कह सकते हैं इसको अगर हम समझें, जैसे मैं ये बोर्ड है और ये मार्कर है, तो इसका उपयोग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया इसका क्या हो गया? उपभोक्ता हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने चाय पी ली, तो चाय का उपभोग किसने कर लिया? चाय किसने पी है, किसके काम में आई? मेरे काम में आई। तो मेरे लिए क्या हो गई? उपभोग। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बाद, अब मतलब ये पेन मैं इसमें कुछ कलाकारी करके बेच नहीं पाऊंगा, मैंने खरीद लिया तो मेरे ही काम का है। तो ये ऐसी कोई चीज जिसका उपयोग किसी अंतिम उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद वो ऐसा मतलब उपभोक्ता आप उसको नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के दुकानदार होते हैं, एक थोक का दुकानदार होता है, थोक विक्रेता होता है, और आपने देखा होगा एक फुटकर विक्रेता होता है। आपने ऐसे देखे होंगे, एक दुकानदार घर में होता है फुटकर विक्रेता, है ना, फुटकर विक्रेता। अब ये थोक के दुकानदार से, है ना, ये थोक में जो काम कर रहा है, इससे कई सारी चीजें इसने खरीदी होंगी, कई सारी चीजें इसने खरीदी होंगी। तो क्या ये उपभोक्ता हुआ? ये उपभोक्ता नहीं होगा। ये तो क्या है, यहां से सामान खरीदा और ये भी किसी को बेचेगा। तो मान लीजिए कि ये XYZ PQRST ऐसे कुछ लोगों को बेचता है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। यहां पर थोक विक्रेता हो गया, यहां पर विनिर्माता हो सकते हैं, जो बनाने वाले हैं। तो बनाने वाले ने थोक वाले को दिया, थोक वाले ने फुटकर वाले को दिया, और इसने क्या दिया? लोगों के पास गए। ये लोग इनसे भी खरीद सकते हैं, ये लोग इनके पास भी जा सकते हैं। जैसी लिंक लग जाए, आप कहीं से भी खरीद रहे, अगर यहां से खरीद रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप यहां से सामान खरीद रहे हैं, तब भी ये उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं ले जा रहे। यहां से खरीद रहे हैं तब भी ये उपभोक्ता कहलाएंगे, और अगर आप फुटकर वाले से खरीद रहे हैं तब भी आप उपभोक्ता कहलाएंगे। मतलब ये हो गया कि अगर बनाने वाले ने, क्यों कि हम सामने दुकानदार को बेचेंगे, तो उसने खरीद लिया। उसने बोला हम छोटे दुकानदार को बेचेंगे, इसने खरीद। अब इसने बोला कि हम अब अपने नए ग्राहकों को बेचेंगे जो इसका उपयोग करेंगे। बिस्किट बनाई, चॉकलेट बनाई, चाय पत्ती बनाई है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? शक्कर बनाई, चीनी बनाई, ये सारी चीजें हमने बनाई, तो इनका उपयोग जो करेगा उपभोक्ता कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? अब ये उपभोक्ता ऐसा नहीं है कि बोले चाय पी ली और फिर बोले किसी को हम टेस्ट बताने गए, बोले पैसा लेंगे इसका, ऐसा नहीं। तो इसका उपयोग कर लिया तो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाते हैं। क्लियर बात कि किनको उपभोक्ता कहा जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। अब ऐसे उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में बात की जा रही है कि क्या अधिकार यहां पर इनके रखे जाएं या क्या अधिकार इनको मिलने चाहिए। अधिकार क्या कि आपने जो 4-5 स्टेप देखे थे, 4-5 स्टेप कैसा, अगर हम कह दें कि हमने फैक्ट्री देखी थी, फैक्ट्री के बाद हमने होलसेल वाला देखा था, होलसेल के बाद हमने रिटेल सेल वाला देखा था, और उसके बाद फिर हमने कंज्यूमर या ग्राहक को देखा था। इन किसी भी स्टेप पर, बनाने के समय, थोक बिक्री के समय, फुटकर बिक्री के समय, इन तीनों स्टेप पर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी करके इनके पास तक आ सकता है। मान लीजिए फैक्ट्री ने कोई गलत उसमें आइटम मिला दिया, बनाने में ही आपको बनानी थी बिस्किट, है ना, बनानी थी आपको बिस्किट, और आपने क्या कर दिया? उसको इस तरीके से बनाया कि इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया आपने।
समझ में नहीं आ रही, आपने इनको भी बेच दी, इनने इनको बेच दी और इनने इनको जाकर बेच दी। तो ये फैक्ट्री पर जब बना रहे थे आपको शक्कर डालनी थी, लेकिन शक्कर की जगह उसमें मान लीजिए कोई गलत दवाई पड़ गई, लेकिन बोले यार बन गई है तो बेच देते, क्या फर्क है, बनाने में गड़बड़ हो गया। अब इनके पास आया है तो यहां पर हो सकता है कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, चूहों ने कुतर दिया हो, उसके बाद भी हमने बेच दिया। आपका क्या हो रहा है, आपका तो नुकसान। और आपने पैसा अच्छी चीज के लिए दिया कि चूहों की कटी चीज खाने के लिए दिया है, या आपने ऐसी चीज के लिए दिया है कि गड़बड़ आप दे दो, नहीं दिया ना। तो आपके अधिकार होने चाहिए ना कि भाई हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमारे कुछ अधिकार तो होंगे, हम कैसा चीज खरीद पाए, कोई गड़बड़ हमें दे दे तो हम कैसे उसका बचाव कर पाए, अगर किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है तो कैसे हम उसकी शिकायत कर पाए। ये सभी बातें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जाननी है। क्लियर। तो उपभोक्ता संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने आप देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कुछ नमूने आपको मिलेंगे देखने को, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि नमूनों में क्या है, आप नमूने मतलब कुछ कटिंग लगी हुई है। गलत दवा देने से महिला की मौत, उपभोक्ताओं के विश्वास पर सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, प्रदूषित पानी, बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, नीम हकीमों के विज्ञापनों पर सरकार का नोटिस, गरीबों को मिलेंगी सस्ती दालें। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख पा रहे हैं कि यहां पर उपभोक्ता, गरीब मतलब क्या, दाल क्या है उसको कुछ कर पाए खाएगा, गलत दवा दी गई, एक महिला को मर गई। उपभोक्ताओं के विश्वास की बात की जा रही है, सुरक्षा की गारंटी की बात की जा रही है, बिना डॉक्टर के अस्पताल ही चालू हो गया वो बात की जा रही है। तो इलाज करवाने कौन जाएगा, तो हम आप लोग जाएंगे, तो फिर क्या होगा हमारे साथ, तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ा कि उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ा कि भाई डॉक्टर तो रखो जो चीड़-फाड़ कर पाए, जो बुखार की दवाई दे पाए। गए हम बुखार देने, बोला नीले पत्ते की दे दो, एक पीले पत्ते की दे दो, बोले इलाज हो गया। पता चला कि भाई पता नहीं बुखार किस कारण से था, आपने नीला पीला पत्ता देके चौपटी कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आप कोई सेवा प्राप्त करने गए थे ना स्वास्थ्य की, लेकिन नीले पीले के पत्ते के चक्कर में गए थे बुखार ठीक करवाने और एक नई चीज और लेकर आ गए, गड़बड़ हो सकता ना। तो ये सब चीजों का, इन सब चीजों के बारे में यहां बताया गया। तो इनका निपटारा कहां करते हैं, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, है ना। तो इनकी कटिंगों के बारे में बताया गया है, इनकी न्यूज़पेपर की कटिंग लगी है। अब ये उपभोक्ता विवाद जो निवारण आयोग है, इन संगठनों को क्यों बनाया गया है, या ये लोग इस संगठन में क्यों गए हैं, और यहां पर लोग अपना न्याय पाने के लिए इतने दृढ़ संघर्षित क्यों रहे हैं, किस तरह से वो न्याय पाते हैं, न्याय के लिए किस तरह से तरसते हैं, इन सब बातों पर हमें जिक्र करना है, इन सब बातों पर हमें गौर करना है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वो अपने उपभोक्ता अधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा, आप कई बार दुकान पर गए होंगे, मैं आपको बना देता हूं, अपने अपने आप को समझ लेना, ऐसे ही हो ना आप लोग, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ऐसे ही है ना, आपका गाना भी है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और ऐसे हंसते हुए नूरानी चेहरे से चले गए दुकान में। दुकान वाले से बातचीत हुई और इससे बोले कि भैया एक काम कर दो, 1 किलो दाल दे दो। कितने की है, तो उसने बोला 1 किलो दाल आएगी 120 रुपए की। अपन ने बोला ठीक है, 120 रुपए पे किए, आपने खर्च से निकाल के 120 रुपए पे किए। इसको जब दाल तौलनी थी तो उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौल दी, और यहां पर आ गए। और जब आप घर पर गए तो आपकी मम्मी ने देखा कि यार बोले दाल तो कुछ कम लग रही है, तो घर की तराजू में तौल दिया, बोले तो 800 ग्राम है। आपसे बोला जाओ कहां से लेकर आए, वापस कर आओ वहां से, ऐसी कैसी दाल आया, पैसा दिया आया, ठग के आ गया। आप गए वहां पर के बोले चाचा आपने, अंकल जी आपने तो ये दाल ऐसी कम निकली है। वो ऊपर से आपके ऊपर चढ़ेगा, कैसी बात कर रहा है, वो ऊपर से आपको डांटना स्टार्ट करेगा, मतलब वो आपके साथ गंदा व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। आप जो यथोचित व्यवहार चाहते थे वो व्यवहार आपके साथ नहीं होगा। तो अगर आप कोई सामान लौटाने जाते हैं तो सामान्यतः आप देखेंगे 50% से अधिक दुकानदार इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर उनने कुछ गलत किया है तो, समझ में आ रही बात, अगर उनने गलत किया है तो वो गलत व्यवहार करते हैं और आपकी ही गलती बताते हैं। बोले हमने तो सही तोला था, तुम अपने घर पर कोई कहीं गिरा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा। तो ऐसा आप सही व्यवहार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करना है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। ये कटिंग्स है, इनको हमने देख लिया क्या है। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बाजार में उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बात करनी है, उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात करनी है, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के बारे में बात करनी है, चयन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो जाता है इस पर देखेंगे, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए,
जागरूकता अभियान बनाने के लिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में कि आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर जाननी है। इन सारी बातों को हम, ये सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला वीडियो आता है बाजार में उपभोक्ता, कंज्यूमर्स इन द मार्केट, है ना। तो बाजार में उपभोक्ता की बात जो की जा रही है उसको हम कैसे जाने। बाजार में उपभोक्ता, अब हर एक व्यक्ति दुनिया भर में क्या हो सकता है, वो बाजार में उपभोक्ता भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। कोई भी आदमी आप ले लो, मान लीजिए कि अपन यहां ले लेते हैं कोई भी आदमी, एक XYZ कोई भी आदमी ले लिया, अपन ने एक व्यक्ति ले लिया, और ये व्यक्ति क्या हो सकता है, ये व्यक्ति उत्पादक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, साथ ही साथ ये उपभोक्ता भी हो सकता है। व्यक्ति के साथ साथ हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, है ना, कोई भी फैक्ट्री, ये सब क्या हो सकती है, उपभोक्ता भी हो सकती है और उत्पादक भी हो सकती है। अभी हम इनको जानेंगे कैसे हो सकती है। बाजार में आप देखेंगे कि आपकी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में हो सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में आप पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं किसान का, कि आप किसान अनाज उगाता भी है और किसान अनाज खाता भी है। जब वो उगा रहा है अनाज, तब उसको देखा जाएगा उत्पादक के तौर पर, तब क्या देखेंगे, उत्पादक के तौर पर। और जब अनाज खा रहा है तब क्या देखेंगे आप, उपभोक्ता के तौर पर। कैसे, उपभोक्ता के तौर पर आपको देखा जाएगा। तो उत्पादक कब हो गया, उत्पादक का मतलब है कि जब आप उगा रहे हैं, कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और आप जब किसी चीज का उपयोग करते हैं तो आपको उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि हमने किसान वाला उदाहरण ले लिया, अब हम लेते हैं किसी फैक्ट्री का उदाहरण। आप कोई कपड़ा, मतलब धागे का उत्पादन करना चाहते हैं, धागे का उत्पादन करेंगे, आपको धागे का उत्पादन करना है। तो इसके लिए आपको, जब आप उसका उत्पादन करेंगे, धागे के उत्पादक हैं, तो आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या मिलेगा, तो कच्चा माल आपको चाहिए किस चीज का, कि आप क्या हो गए, अब कच्चा माल के रूप में आपको कपास चाहिए, तो आप कपास किसान से खरीदेंगे। किसान क्या हो गया, कपास का उत्पादक हो गया। लेकिन अब आप कपास का उपयोग कहां कर रहे हैं, तो आप कपास से क्या हो गए, उपभोक्ता हुआ। कपास से आपने कोई नई चीज बना दी। समझ में आ रही बात, कि आपकी स्थिति जो है वो क्या हो सकती है, उपभोक्ता की भी हो सकती है और उत्पादक की भी हो सकती है। क्लियर बात, यहां तक की बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब उपभोक्ताओं की जो भागीदारी है, वो भागीदारी कब होती है और कैसे होती है, इन सब पर हमें जिक्र करना है कि उपभोक्ता की भागीदारी कैसे होगी। जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं, जब भी, है ना, जब भी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, तब आपको क्या हो सकती है, आपकी उपभोक्ता के रूप में भागीदारी। उपभोक्ता मतलब क्या हो गया, मतलब हम आप लोग हो गए। अब आपको मान लो दिवाली पर आप गए थे अभी, और आपने क्या किया, कई सारी चीजों की आपको आवश्यकता आ गई। मान लीजिए कि आपको दिए चाहिए थे, फिर आपको पटाखे चाहिए थे, आपको मोमबत्ती चाहिए थी कि नहीं, फिर आपको मिठाई चाहिए थी। क्या ये दिए आप साल भर खरीदते हैं? दिए जिनको आप दीपक कहते हैं, जिनको आप दीपक भी कहते हैं, ये दीपक आप साल भर खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो आप साल भर इसके उपभोक्ता नहीं बने ना, साल में 2-4 आपने, लेकिन बड़े उपभोक्ता कब बन गए, दिवाली के टाइम पर आपने दीपक भी खरीदे। पटाखे साल भर चलाते हैं क्या? नहीं फोड़ते हम पटाखे साल भर, लेकिन दिवाली के टाइम पर हमें पटाखे की आवश्यकता पड़ जाती है। पटाखों के चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, इसके क्या बन जाते हैं, उपभोक्ता बन जाते हैं। इनको हम उपयोग करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मोमबत्ती के मामले में, ऐसे ही मिठाई के मामले में हम इनका उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? तो क्या है, जैसे ही वस्तुओं की आवश्यकता आती है उसके हिसाब से हम चीजों को खरीदना, जिस भी सेवा की हमें जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से सेवा को खरीदना हम स्टार्ट कर देते हैं, सेवा को लेना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार आप क्या हो सकते हैं, खरीदार बन सकते हैं। जब आप आवश्यकता के अनुसार खरीदार बनेंगे तो आपकी भागीदारी बाजार में आ जाएगी, और जब आपकी भागीदारी बाजार में आएगी तो आप क्यों खरीद रहे हैं, उपयोग करने के लिए, तो आप क्या बन जाएंगे, उपभोक्ता आप बन जाते हैं। समझ में आई बात कि उपभोक्ता की भागीदारी कब होगी और कैसे होगी, ये बात क्लियर है। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं, ये वाली बात हम समझ चुके हैं। क्योंकि दीपक जलाने के बाद आप बाजार में बेचने नहीं जाएंगे, मोमबत्ती जलाने के बाद जली हुई आपकी बिकेगी नहीं, पटाखे फोड़ने के बाद फूटे हुए पटाखे वो कागज लेके आप बेचने नहीं जाएंगे, मिठाई खाली वाले डिब्बा बेच देंगे, नहीं बिकेगा। मतलब आप क्या हैं, आपको दिवाली के उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि आपने जो चीजें उपयोग की हैं वो चीजें आपके
आपके लिए ही तैयार की गई थी और आपके बाद वो आगे नहीं जाएंगी, मतलब अंतिम वस्तुएं हैं। समझ में आई बात? अब पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियम और नियंत्रणों के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में उठाए गए कदमों के बारे में भी हमने जाना था। अब नियम और विनियम की क्यों आवश्यकता थी? ताकि किसी का शोषण ना हो सके, शोषण के बिना शोषण के हमारा देश तरक्की कर सके, इसलिए हमें नियम और विनियम की आवश्यकता थी। इनका महत्व हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। देखिए, कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर हमने दो प्रकार की चीजें वहां पर देखी हुई थी कि हमने नियम और विनियम क्यों लगाए हुए थे। अगर हम पिछले अध्यायों के दौरान चले जाते हैं तो आप देखेंगे हमने संगठित क्षेत्र के मजदूर देखे थे और असंगठित क्षेत्र के मजदूर देखे थे। हमने एक औपचारिक क्षेत्रक देखा था और एक हमने अनौपचारिक देखा था। ये दो हमने देखे हुए थे। अब ये दो क्या थे? अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हम मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम कर्जे के बारे में बात कर रहे हैं। अब संगठित क्षेत्र में मजदूर को कई फायदे हैं, उसका समय तय है, उसका वेतन तय है, नौकरी पक्की है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यहां पर दैनिक मजदूरी करने वाले लोग शामिल होते हैं ना, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही औपचारिक क्षेत्र में अगर आप देखें तो आपने बैंक से कर्जा लिया है या सोसाइटी से कर्जा लिया है, ठीक है। अनौपचारिक में अगर आपने साहूकार वगैरह से कर्जा लिया है तो आप फंस गए जाल में। इन सब चीजों से बचाने के लिए आपको नियम और विनियम की आवश्यकता पड़ रही थी। तो यहां पर भी आप देखें इनका महत्व कैसा होगा। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिसे साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियम और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है कि पर्यावरण के लिए भी आपको जरूरी है, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई उन पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। अध्याय 3 में हमने अनौपचारिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं अनौपचारिक क्षेत्र? साहूकार, याद है कि नहीं? महाजन, साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, मतलब कहीं से ऐसी जगह से पैसा लेना जहां पैसा आसानी से मिल जाता है, जहां पर ब्याज दर बहुत ज्यादा, समय का कुछ ठिकाना नहीं, पैसा कैसे भी वसूला जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र। साहूकार का उदाहरण हम लेते हैं यहां पर, कर्जदार पर ये लोग बंधन डालते हैं, दबाव डालते हैं, मजबूर करते हैं, तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं, उनका शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण भी करते हैं। शारीरिक शोषण मतलब क्या है कि उनको बुला लिया, बोले दिन भर काम करो, यहाँ पर काम करना है, कुछ दिया नहीं, चाय पिला दी, खाना खिला दिया, भगा दिया, तो ऐसा काम करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तरह तरह के दाव पेचों को ही अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए भी मजबूर करते हैं। बोलते हैं अभी पैसा दे रहे हैं लेकिन जैसे फसल कटेगी पहले हमको देनी पड़ेगी। इस शर्त के साथ वो कर्जा देंगे तो लोग क्या हो रहे हैं? अपना कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, स्वप्ना का उदाहरण अगर आप देखते हैं, स्वप्ना को आपने देखा होगा, अगर याद होगा आपको आप पिछले चैप्टर्स की बात, तो स्वप्ना के उदाहरण में आप देखें कि इसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इसने असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से क्या कर लिया था? अनौपचारिक क्षेत्र से इसने ऋण ले लिया था और अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर साहूकारों ने इसके ऊपर दबाव बनाया तो इसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, कुछ नहीं बचा तो फिर इसको मजबूरी में दैनिक मजदूरी करनी पड़ी। तो जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है? वेतन कम मिलती है, परिस्थितियां अच्छी नहीं होती काम करने की, और न्याय की, स्वास्थ्य की स्थितियां भी अच्छी नहीं होती यहाँ पर। तो ये असंगठित क्षेत्र के साथ दिक्कत होती है। तो इनके लिए हमने नियम और विनियम के बारे में बात की थी। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियम और विनियमों की बात की थी कि ताकि असंगठित क्षेत्र का भी ना हो, साहूकारों का भी ना हो, साहूकारों के द्वारा भी लोगों का शोषण ना हो, तो नियम और विनियम चाहिए। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया कि इन नियमों का अनुपालन हो सके। कई सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। नियम और विनियम की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसको समझ लेते हैं। इसकी नियम और विनियम की जरूरत क्यों है, तो अगर आप देखते हैं कि नियम विनियम की जरूरत क्यों है,
तो पाएंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इनकी आवश्यकता होती है कि अगर बाजार में अगर आप ग्राहक की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको नियम और विनियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अकेला उपभोक्ता, मान लीजिए कि आप दूध लेने गए, है ना, आप दूध लेने गए और आपसे बोला कि दूध क्या है, तो 50 रुपए लीटर है। आपने मोल तोल किया तो उसने बोला 40 दे देंगे, और जब आप लेकर आए तो आप बड़े खुश हो रहे थे कि बोले यार आपने मोहल्ले भर में हल्ला कर दिया, बोले तुम लोग तो 50 मिलाते हम 40 मिलाए। और दूध का पैकेट खुला तो पता चला दूध में क्या है, दूध में पानी, और पानी की मात्रा आपको पता चली 80% तक, और दूध क्या है 20% तक। मतलब देखने में बस सफेद लग रहा है, बाकी पानी है। अब आप किसको बताएंगे, हल्ला तो कर दिया कि हम सस्ता लिया, अब किसको बताएंगे कि हम तो पानी ले आए भैया 40 रुपए का 1 लीटर, जबकि पानी तो फ्री में भी मिल सकता है या 20 रुपए में बोतल के साथ भी मिल सकता है, लेकिन हम पानी ले आए 40 रुपए में, सिर्फ सफेद दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप चूंकि आपके साथ अकेला हुआ है, आप कैसे शिकायत करेंगे, नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। ऐसा ग्राहक के साथ हर स्तर पर होता है, तो उपभोक्ता अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करता है। ठीक, तो कमजोर और अकेला और कमजोर महसूस ना करे, इसके लिए जरूरी होते हैं नियम और विनियम। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता जिसने भी बेचा है वो सारा दबाव डाल देगा, बोलेगा पहले बोला था हमने 2 प्रकार का दूध है, 50 का 40 का, तुमने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। अरे भाई हमको थोड़ी पता है कि तुम दूध में इतना पानी मिलाओगे, हमें लगा थोड़ी सा मिलाओगे पानी, तो हमने 40 ले लिया। लेकिन वो क्या करेगा, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देगा। क्लियर बात, यहां तक की बात क्लियर है। तो देखो सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, देखो जैसे अपन ने बात करी, दूध का उदाहरण लिया, आपके कई सारे और बातें करी। जैसे मान लो आपके इलाके में, हमने अभी दूध वाला जो उदाहरण लिया था, आपके इलाके में दूध की एक ही दुकान है ना, एक ही दुकान है और वहीं से लेना है, और आपको पता है कि दबा कर पानी मिला रहा है, ये दूध प्लस मिल्क बराबर मिल्क तैयार कर रहा है, और आप समझ रहे हो ना कि क्या दूध प्लस पानी है ना, पानी, दूध में पानी खूब दबा के मिला रहा है, और इन सब से जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसको क्या कहता है, इसको कहता है कि ये है दूध। अब खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। मतलब क्या कह रहा है, अगर वो एक ही दुकान है या कम दुकान है तो क्या कहता है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाकर खरीदिए, यहां से टाइम पास मत करिए, आगे बढ़िए। तो समझने वाली बात यह है कि लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही आपने दूध की दुकान का उदाहरण लिया, वो एक ही दुकान का कह के कि आपको अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसा यहां पर ये कहते हैं, ये व्यवहार उनका रहता है। मानो बिक्री अगर हो गई है, मान लीजिए कि मान लो सामान बिक गया है, उसके बाद बेचने वाली कोई जिम्मेदारी नहीं है, पानी है कि दूध है कि क्या है, कि आपने खाली डिब्बा भर दिया, उनको कोई लेना देना नहीं है। उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास होगा, उनके द्वारा इस स्थिति को बदला जाएगा, ये एक कोशिश होगी उनकी बदलने की। क्लियर। अब बाजार में शोषण कैसे होता है ना, बाजार में शोषण कैसे होगा, शोषण के बारे में बात करेंगे। शोषण के कई रूप हो सकते हैं आपके ना, कई रूप हो सकते हैं। शोषण का मतलब क्या होता है, शोषण का मतलब क्या है कि आप किसको शोषण कहेंगे, क्या शोषण आपका कहलाएगा। तो शोषण का मतलब होता है कि आप या आपका या किसी व्यक्ति का अनुचित प्रयोग हो जाना। क्या, किसी व्यक्ति का अनुचित प्रयोग हो जाना। क्या हो गया, आपका या किसी व्यक्ति का अनुचित प्रयोग हो जाना, उसको क्या कहेंगे, वो आपका शोषण कहलाएगा, उसको शोषण कहा जाएगा। ठीक, तो अब ये शोषण जो हो रहा है, तो आप किसी का भी हो जाएगा। मान लीजिए कि आप दुकान पर सामान खरीदने गए, आपने पैसे ज्यादा दे दिए, चीज खराब आई, आपसे आपको पैसे भी ले लिए, चीज भी कम तौल कर दी। किसी भी तरीके से आपका शोषण हो सकता है, कई रूप हो सकते हैं। कभी कभी आप देखें कि व्यापारी क्या करते हैं, अनुचित व्यापार करने लगते हैं। जैसे कम तौलना, एक बहुत आसान बात है कि बहुत एक आसान सी चीज है कम तौलना। दुकानदार उचित वजन से कम वजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दाल खरीदनी है, आप क्या चाहते हैं कि भाई दाल खरीदी जाए, कि हम 1 किलो दाल खरीद लें, है ना, ऐसी अपनी इच्छा है कि हम 1 किलो दाल कुछ खरीद लेते हैं। अब कैसे खरीदेंगे, मान लो 1 किलो दाल की कीमत कुछ आ रही है, कितनी आ रही है, मान लो 50 रुपए की, 60 रुपए की, 70 रुपए की। आपने 1 किलो दाल की कीमत का पैसा दिया उसको 60 रुपए, है ना, एक तरफ अपन ने पैसा रखा 60 और एक तरफ 1 किलो दाल, 60 रुपए में 1 किलो। लेकिन इसने क्या किया कि तौलने वाली बात आई तो यहां पर नीचे चिपका दी चुंबक, नीचे चिपका दी चुंबक। 60 रुपए में जो 1 किलो आनी थी, नीचे चुंबक चिपका दी, आपके पास पहुंची कितनी, 800 ग्राम या 700 ग्राम।
तो आपके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, आप खुद बताइए कि आपके साथ गलत हो जाता है कि नहीं होता है ना, कि आपने कीमत जो दी है वो 1 किलो की दी है लेकिन आपको मिली 800 ग्राम है। तो इसलिए कहा गया है कि दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, ये एक आम बात हो जाती है। कई सारे ऐसे शुल्क उसमें जोड़ देंगे जिसका निर्णय पहले ना किया गया हो, पहले उसके बारे में बात ना की गई हो, उन सबको जोड़ देंगे। चीजें मिलावटी, जैसे दूध के उदाहरण में लिया था, पानी मिला देना आपका, या और दूसरी चीजों में मिलावट कर देना, मिलावटी चीजें बेचना, ये सब अनुचित व्यवहार के अंतर्गत आता है। और ये सब क्या है, आप ये मिलावटी चीज खरीद रहे हैं, आपको कम तौल कर दिया गया है, आपके साथ गड़बड़ कर दिया गया है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लिया गया है, ये सब क्या है, आपके शोषण के रूप में आ जाता है। ये सब कुछ आपका शोषण कहलाता है। तो देखो अब क्या है कि उत्पादक जो है वो थोड़े और शक्तिशाली हो गए। मान लीजिए ताकत कैसे, ताकत पैसे से आती है, तो उत्पादक जो है वो और थोड़े शक्तिशाली हो गए और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं, तो बिखरे हुए रहते हैं। मान लीजिए उत्पादक मतलब कौन हो गए, जो पैदा करते हैं, निर्माता है, वो शक्तिशाली होते हैं, और उपभोक्ता जो है वो कम मात्रा में खरीदारी करते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता, मतलब उपभोक्ता जो है वो बाजार को अपने तरीके से चला सकता है, किसी का भी शोषण कर सकता है। मतलब अब स्थिति कब खराब होगी, तो यह स्थिति कब बनेगी, तो खास तौर से तब बनती है जब विशेष रूप से जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां करने लगती हैं। जब बड़ी कंपनियां इन वस्तुओं का उत्पादन करने लगती हैं, अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित करती हैं, तब यह स्थिति बनती है कि बाजार सही से काम नहीं करता और बाजारों में लोगों को यह भ्रमित करती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचनाएं देना, गलत प्रचार करवाना। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जानबूझकर इसे ऐसा बनाया गया है कुछ महीनों में बेकार हो जाए ताकि मुझे दोबारा नया खरीदना पड़े, तो इसको तैयार ही कुछ इस तरीके से किया गया है। उदाहरण के लिए कंपनी ने दावा करते हुए कहा है कि माता के दूध से हमारा उत्पाद ज्यादा बेहतर है, जबकि दुनिया में कोई साइंस ऐसा नहीं कहती, जबकि इन्होंने दावा कर दिया। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए माता का दूध पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा गया इसी दावे के साथ। इस दावे के साथ बेचा गया तो लोग खरीदने लगे कि भाई अच्छा होगा, मार्केटिंग करेंगे, उसकी लोगों को लगा, भ्रामक जाल में फंसा लिया, जबकि पौष्टिक क्या है, माता का दूध है। कई वर्षों से लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी, उसको यह अपनाना पड़ा, है ना। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से भी यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में एक लंबी लड़ाई चली। अब देखो यहां पर ये सिगरेट पी रहा है एक आदमी, सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए, यह पूंजीवाद है, ऐसा कहा जा रहा है। खूब खुलकर छूट है। अब आजकल तो सिगरेट की डिब्बी आप खरीदते हैं तो डिब्बी पर कम से कम 60% हिस्से पर वो कटा सड़ा गला चेहरा यहां पर लगा दिया जाता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता पड़ती है ना। नियम और विनियम यहाँ पर तैयार किए जाते हैं ताकि क्या है कि भाई जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उनका नुकसान यहाँ पर ना हो पाए। अब बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन के बारे में कि भाई कंज्यूमर मूवमेंट क्या है। तो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण, मतलब आपको जब बार बार गलत तौलेगा वो दुकानदार, बार बार आपके साथ गलत करेगा, तो आप एक दिन उससे लड़ बैठेंगे, एक दिन सुना देंगे, मोहल्ले बोलेंगे कि भैया उसके पास मत जाना, वो गलत बोलता है। ये क्या है, ये आंदोलन की शुरुआत होती है। आप लोगों को जागरूक करना स्टार्ट करते हैं तो आंदोलन की शुरुआत में ही सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, जागरूकता। मतलब आप जैसे ही लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, तो ये आंदोलन का पहला स्टेप हो जाता है, आप आंदोलन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर बात, आप आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जागरूकता कैसे बढ़ी, जब लगातार शोषण होगा तो हमारे मन में असंतोष आएगा और असंतोष के कारण हमारे अंदर जागरूकता आएगी। जागरूकता को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए हम आंदोलन का सूत्रपात करेंगे। तो क्या होता, असंतोष के कारण ही आंदोलनों की शुरुआत होती है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। गलत तौल देना, गलत दाम ले लेना, मिलावट कर देना, इन सब कारण से हमारे मन में संतोष आ जाता है। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मतलब उस टाइम पर किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। आपके साथ चाहे गलत हो जाए चाहे सही हो जाए, जेलो अपने हिसाब से काम करो। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। सामान्य तौर पर कि भाई वो बार बार गलत दे रहा है, हमने बंद कर दिया, मोहल्ले में प्रचार करना चालू कर दिया।
यह मान लिया जाता था कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते, सही तरीके से खरीदे, ऐसा यहां पर मान लिया गया। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में, भारत और पूरे विश्व में जागरूकता लाने के लिए कई वर्ष इनको लग जाते हैं। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर ही डाल दी कि भाई ये सारी चीजें क्या है, विक्रेता को ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन क्या है? तो उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में जन्मा। सामाजिक बल क्या है? जब मोहल्ले में वो दुकानदार सबको ठगने लगा तो 3-4 लोग इकट्ठे होकर प्रचार करने लगे। ऐसे ही जब लोग ज्यादा ठगी के शिकार होने लगे, शोषण होने लगे, तो वो इकट्ठे हुए, तो क्या हो गया, समाज में लोग मिल रहे हैं, तो सामाजिक बल के कारण ये आंदोलन जन्मेगा। अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ इस आंदोलन का उदय होता है। क्या है इसका उद्देश्य? कि अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता के साथ इन आंदोलनों का उदय हुआ, तो इसके साथ इस आंदोलन का उदय होता है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हो जाता है। 60 के आसपास क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों हुआ उदय? इसका कारण यह है कि सबसे पहली चीज तो अत्यधिक खाद्य कमी, मतलब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है और इसकी जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, खाद्य पदार्थों और तेल में मिलावट होती है। इन सब कारणों से यह आंदोलन का उदय होता है 1960 के आसपास। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। मतलब यहां समझना है कि 1960 में आंदोलन प्रारंभ हो गए और 70 के दशक में इन्हें क्या कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखने लगी और प्रदर्शनियां लगाना इन्हें स्टार्ट कर दी। अब इनसे क्या हुआ, तो इससे उपभोक्ता दल बनना स्टार्ट हो गए। दल मतलब क्या हो गए, समूह बनना स्टार्ट होते हैं। लोगों की संख्या, मतलब कुछ संख्या में, कहीं पर 20, कहीं पर 50, कहीं पर 100, इस संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं ये दल? अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए दल बनाए गए कि भाई जो दुकानदार हैं, जो निर्माता हैं, विनिर्माता हैं, वो क्या गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर नजर रखी जाए। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों में भारी वृद्धि हुई है। बहुत संख्या में आपको इस प्रकार के दल देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए या हितों के खिलाफ जो लोग काम कर, हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनी और सरकार दोनों पर दबाव डालने का काम करने लगे। मतलब एक तरीके से क्या हो जाते हैं, इनको आप दबाव समूह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दबाव समूह के तरीके से काम करने लगे। 1986 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और बड़ा कदम यह था कि इन्हें कोपरा को पारित कर दिया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यहां पर बनाया गया। 24 दिसंबर को बनाया जाता है, जिस कारण से इसको उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब एक और संस्था जिसको आप उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं, तो उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश को अपनाया, तो इसको उपभोक्ता इंटरनेशनल कहा गया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। मतलब जो आपके उपभोक्ता दल बने हैं उनके लिए एक हथियार था कि वो अपनी सरकारों पर दबाव डालें, अपने देश पर दबाव डालें कि वो इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाए ताकि लोगों का अहित ना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों में 200 से अधिक संस्थाओं का एक संस्था संरक्षक संस्था यहां पर बन जाती है। अब एक बात करेंगे हम, सुरक्षा सबका अधिकार है, तो इसमें सबसे स्टार्टिंग होगी हमारी रेजी के कष्ट के साथ। रेजी को आप देख लीजिए। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल्स यहां पर होते हैं, इनका ऑपरेशन करवाने के लिए, इनको निकलवाने के लिए भर्ती होता है। एक ईएनटी सर्जन का मतलब क्या हो गया, ईयर नेक एंड थ्रोट, नाक कान गला का जो डॉक्टर होता है, तो ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने का ऑपरेशन किया।
अनुचित बेहोशी के कारण, मतलब ज्यादा समय के लिए डोज ज्यादा दे दिया, गलत तरीके से बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, मतलब थोड़ा सा दिमागी असमानता यहां पर आने लगी। इसकी वजह से वो क्या हो गया, रेजी जीवन भर के लिए अपंग हो गया। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि हम यहां पर एक सेवा लेने गए थे और वो सेवा सही तरीके से नहीं मिली, तो उसका असर हमारे ऊपर जीवन भर के लिए हो गया। अब हम तो गए थे अच्छा इलाज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कर दिया कुछ, हमारा जीवन खराब हो गया। तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए ताकि अन्य लोगों के साथ ना हो ऐसा, और हमारा जीवन खराब हो गया तो भाई हमें भी तो कुछ मुआवजा हर्जाना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या करें? तो उसके पिता, रेजी के पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा कर दिया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील कर दी। मामले की जांच हुई। जांच के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया कि भैया 5 लाख दो, बच्चे को जिंदगी खराब कर दिया आपने। अब रेजी के साथ समस्या क्या हो गई, तो आप देखें वो अच्छा करवाने के लिए गए थे अस्पताल में, चिकित्सक जो डॉक्टर हैं और जो वहां के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण उसको कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। क्या असर पड़ता है, तो उनकी लापरवाही क्या हुई, बेहोश करने में उन्होंने लापरवाही करी और उसको वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, मानसिक तरीके से उसमें गड़बड़ी आ जाती है, उसको पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है कि भाई ऐसा ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ये अधिकार हमको दिए जाते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है ना, सुरक्षा की दृष्टि से इनको खास तरीके से देखना पड़ता है, खास सावधानी की आवश्यकता इनको होती है। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि उस सुरक्षा के नियम विनियम का पालन करें और उनको जो सुरक्षा की दृष्टि से है खास सावधानी का ध्यान रखें। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लें प्रेशर कुकर, तो इसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है, एक सेफ्टी वाल्व आप यहां देख पा रहे हैं, एक सीटी देख पा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर आपने यहां पर धीरे धीरे यहां पर आग देना ऐसे स्टार्ट कर दिया, आपने आग लगा दी। यहां पर मान लीजिए कि अपन 4 लकड़ियां ऐसी डाल देते हैं और आपने यहां पर आग लगाना स्टार्ट कर दी। अब ये आग लगी तो इसका जलना स्टार्ट हो जाता है और ये जलता है, जलने के साथ क्या होगा, इसको ये यहां पर गैस बनेगी, इस पे भाप बनेगी। अगर ये सेफ्टी वाल्व अच्छे नहीं होंगे तो कुकर फट सकता है, कुकर को दिक्कत हो सकती है। सेफ्टी वाल्व खराब होगा तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना क्या, जो बना रहा है उसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो निर्माताओं को इसकी गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, इनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं किया गया। अब ये हम कैसे देखेंगे, अभी हम समझेंगे। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है। मतलब इन नियमों को बहुत सही तरीके से इनका पर्यवेक्षण नहीं कर रहे हैं और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, उनमें भी दिक्कत है, तो वहां उनका भी बहुत सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या हो नहीं रहा है। इस कारण से गलत गुणवत्ता की चीजें आपके सामने आती हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी कैसे होगी, इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस, कैसे आप उनके बारे में जानकारी लेंगे। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास प्रकार की जानकारियां होंगी, जैसे वस्तु में क्या क्या मिलाया गया है, उसकी कीमत क्या है, बैच संख्या क्या है, निर्माण की तारीख क्या है, खराब होने की अंतिम तारीख क्या है, वस्तु को बनाने वाली चीजों के पते क्या हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैच नंबर क्या है, निर्माण की तारीख, एक्सपायरी तारीख है ना, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, साथ ही साथ उसको कैसे उपयोग करें, ये भी बातें इसमें लिखी जाती हैं। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश भी दिए जाते हैं। जैसे कपड़ों को, अगर आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें धुलाई के बारे में भी निर्देश दिए जाते हैं कि आप कैसे धुलें कैसे ना धुलें, ये सामान्य जानकारी लिखनी पड़ती है। अब बात आती है कि आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं या इन जानकारियों को लिखना पड़ता है, क्योंकि जो उपभोक्ता है हम आप लोग हैं, हमारे आपके पास क्या आ गया है, सूचना पाने का अधिकार आ गया है। इस कारण से सूचना पाने का अधिकार आ गया, इस कारण से क्या कर सकते हैं, हमको ये जानकारियां देनी पड़ती हैं। क्यों दिया गया है ये अधिकार, है ना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं क्यों दिया गया। क्योंकि वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत हम कर पाए, हमारे पास शिकायत करने का अधिकार हो, इस कारण से हमें यह अधिकार दिया गया है।
मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग हम कर पाए, इस कारण से हमको यह अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उससे खराब होने की अंतिम तिथि से पहले वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के लिए कह सकते हैं। अगर ये सब जानकारी हमें नहीं होती तो शायद हम बदलने के लिए नहीं कहते, सामान लेते बोले खराब है फेंक देते और ठगा महसूस करते। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तो विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। तो हम सूचना के अधिकार के तहत ये प्राप्त कर पाए कि भाई क्या है, कैसा है, क्या गड़बड़ कर रहा हो, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई है दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सजा मिल सकती है, दंडित हो सकते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो उसका कोई भी विरोध कर सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है। मुद्रित मूल्य मतलब जो आप देखते हैं MRP लिखा होता है, इस MRP से अधिक पर नहीं, क्योंकि इसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य कहलाता है। तो इससे अधिक कीमत पर आप चीजों को नहीं बेच सकते हैं। यह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया जाता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिक खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु खरीदने के लिए मोल भाव कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा पर नहीं बेच सकते, इससे कम पर तो हम बेच सकते हैं, इससे कम कीमत पर हम उसको बाजार में बेच सकते हैं। आज सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने क्या किया, 2005 में अक्टूबर में एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जारी कर दिया, जिसको कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित कर दिया। इससे क्या हो गया, लोग जानकारियां ले सकते हैं, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केस के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये केस देखना, इंतजार। एक लड़की है अमृता नाम की और उसने इंजीनियरिंग करी है और उसने इंजीनियरिंग में मतलब ग्रेजुएशन किया है, नौकरी पाने के लिए सभी प्रमाण पत्र जमा करती है और इंटरव्यू देती है, तब भी सरकारी विभाग कोई रिजल्ट नहीं निकालता है। जब रिजल्ट नहीं मिला, मान लीजिए 4 साल हो गए, तो हमारा तो जीवन खराब हो गया ना। 4 साल पता चल जाए कि हम फेल हो गए हैं तो हम कुछ और तैयारी करें। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, तब उसने एक्ट का प्रयोग किया। किस एक्ट का प्रयोग किया, RTI एक्ट का प्रयोग किया और शिकायत डाल दी, प्रार्थना पत्र लिख दिया। यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारण के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावा पत्र भी भेज दिया गया, क्योंकि उसका इंटरव्यू अच्छा गया था। तो ये सूचना के अधिकार के तहत आपको इस प्रकार की जानकारियां यहां पर मिल सकती हैं। अब चयन के अधिकार के उल्लंघन की बात करते हैं तो पैसे लौटाए गए, एक हम केस देखेंगे यहां पर। आपको एक और केस, चूंकि हमने यहां पर अमृता का केस देख लिया, अब हम बात करेंगे अंसारी नगर की अभिरामी का। अंसारी नगर की जो अभिरामी है वो एक छात्रा है और दिल्ली में व्यवसायिक पाठ्यक्रम, मतलब जिससे कुछ कमर्शियल चीज कर पाए, ऐसे एक पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग के संस्थान में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकन करती है। पाठ्यक्रम में भाग लेने का समय 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब जो फीस आपको देनी है वो 61,020 रुपए देनी है, जमा कर दी। लेकिन उसने पाया कि जब पढ़ाई करने गई तो पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है, इसलिए उसने 1 साल बाद उसको छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन कोचिंग वालों ने 1 साल का पैसा लौटाने से मना कर दिया। जब उसने बोला कि पैसा लौटाओ तो उसने मना कर दिया कोचिंग वालों ने। जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया तो आयोग ने संस्था से कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है, अगर सही नहीं है तो वो छोड़कर जा सकती है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए, मतलब संस्थान को लगा कि ये गड़बड़ हो गया तो उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की और उसने क्या बोला कि जिला वाले ने बिल्कुल सही कहा, आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। अगर आप गलत अपील करते हैं तो 25,000 का दंड और लगा दिया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए और कह दिया। 28 तो वो गए, 25 और गए, 7 और देने पड़े। तो ऐसा हो जाता है अगर आप गलत अपील करते हैं तो। राज्य आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस लेने से मना कर दिया।
आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है, ऐसा आयोग के द्वारा कहा गया। तो आपने देखा यहां पर आपको जिला आयोग मिल गया जहां पर वो लड़की गई थी, इसके बाद आपने राज्य आयोग देख लिया। एक और आएगा जिसको हम केंद्र का या राष्ट्रीय आयोग कहेंगे, मतलब आप यहां गए हैं, अपील यहां कर सकते हैं, अपील यहां कर सकते हैं। इसके फैसले को ये उलट भी सकता है और इसके फैसले को ये भी उलट सकता है। आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं। सर्वमान्य निर्णय किसका होगा? सबसे बड़े का, राज्य का या केंद्र का। क्लियर बात? इस घटना से हमने क्या समझा, हमने क्या सीखा? तो इस घटना से हमने समझा कि किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आय का हो, मतलब कुछ भी पैसा कमाता हो, किसी भी समुदाय का हो, महिला या पुरुष हो, उसे और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको चुनने का अधिकार है, उसको हमेशा चुनने का अधिकार होता है, ऐसा हमने यहां पर जाना। मान लेते हैं क्या कि आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, लेकिन आप टूथपेस्ट खरीदने गए तो दुकानदार कहता है कि आपको टूथपेस्ट तभी हम बेचेंगे जब आप ब्रश लेंगे, लेकिन आप चुनना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ टूथपेस्ट, लेकिन वो कह रहा है टूथब्रश भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तब आप अपने चुनने के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, चूंकि आपकी इच्छा केवल पेस्ट खरीदने की है, लेकिन ब्रश मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर आपको चूल्हा खरीदने के लिए दबाव डालता है। यहां पर भी हमारा चुनने का अधिकार है, केवल हम गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, चूल्हा नहीं। तो अगर ये दबाव डाला जा रहा है तो ये अनुचित है, हमारे चुनने के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और तब आपके पास चुनने के लिए कोई विकल्प भी नहीं होता है, हमारे ऊपर ही जबरदस्ती ऐसे दबाव डाले जाते हैं। देखो अब कुछ बातें दी गई हैं इसमें जिन पर हमें विचार करना है ना। क्या विचार करना है? कुछ आपके चैप्टर में दिया गया है, इनको पढ़कर आप सोचिए कि चयन के अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है या नहीं होता है। देखिए कुछ वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं ना, कई प्रकार से। आपको ऐसा करते ना, आपको लगता है कि यार ये चीज ज्यादा मिल रही है, ये फ्री में मिल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे कुछ आपको विज्ञापन दिए गए हैं, और जिन्हें हम बाजार से उन वस्तुओं को खरीदते भी हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में हमको आपको फायदा पहुंचाता हो? उस पर आपको विचार विमर्श करना है। सबसे पहली चीज है प्रत्येक 500 ग्राम पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। पहली चीज है 500 ग्राम का जो पैक है उस पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। दूसरा है अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाए। यहां पर समझिए, आपने एक पैकेट खरीदा, मान लीजिए किसी भी पैकेट है, आपने मान लीजिए कि आप कुछ भी आप बिस्किट का पैकेट लेकर आ गए या नमकीन खरीद कर आ गए, नमकीन का पैकेट आपने आधा किलो का लिया तो आपको 15 ग्राम और मिल गया, मतलब ये कितना हो गया? 515 ग्राम। एक ही बार में जब आप खरीद रहे हैं तभी आपको फायदा हो गया। अब ये क्या कह रहा है? अखबार के ग्राहक बने और साल के अंत में पाए, मतलब साल भर इंतजार करें। कितना इंतजार करना है आपको? 365 दिन आपको इंतजार करना है। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा? उपहार हो सकता है कि आपको एक एक्लेयर्स ट्रॉफी पकड़ा दे, डेयरी मिल्क दे दे, बैठे रहो 365 दिन का इंतजार। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हुई। ये क्या है कि आपको जब आप चीज खरीद रहे हैं उसी के साथ आपको आपका 15% एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो ये तो ठीक लग रहा है हमें। खुरचिए और 10 लाख तक का इनाम पाई। 10 लाख तक का, जीरो भी निकल सकता है, 10 लाख तक का मतलब जीरो भी निकल सकता है। तो आपने जो चीज खरीदी है वो भी गड़बड़ यहां पर हो सकती है। तो अभी इन तीनों में हमको 500 ग्राम पर 15 ग्राम फ्री वाली बात सही लगी। 500 ग्राम ग्लूकोज के डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट। अब हम ले रहे हैं ग्लूकोज और हमें हो सकता है चॉकलेट का मन ना हो, हमारे घर में कोई बच्चे ना हो, फिर भी आपने क्या कर दिया? चॉकलेट डाल दिया ग्लूकोज के अंदर। तो ये काम की बात नहीं लग रही। हाँ, आप ग्लूकोज पर फ्री कर देते, कुछ 15-20% ग्लूकोज ही दे देते अलग से कि 20 ग्राम ग्लूकोज एक्स्ट्रा, तो काम का होता। पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया कि एक पैकेट खरीदो सोने का सिक्का। कितने का पैकेट है ये नहीं बताया आपने। 2000 रुपए तक का जूता खरीदे और 500 रुपए का एक जोड़ी जूता मुफ्त पाए। मतलब अभी हमारी खरीदने की क्षमता है कि हम 1000 रुपए का जूता खरीदें, लेकिन 500 के चक्कर में 1000 की कैपेसिटी अपनी और बढ़ाएं। तो इन सब में हमें जो काम की बात लगी है वो केवल क्या लगी है कि ये जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए काम का है, जो वास्तव में ग्राहक को फायदा पहुंचाने वाला है। बाकी सब लुभाने वाले हैं, फंसाने वाले विज्ञापन हैं। अब बात करेंगे इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए, है ना, न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है तो आपको न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा यहां पर की गई है। देखो, अगर हम देखें यहां पर, अगर आप देखें कि हमें न्याय पाने की आवश्यकता क्यों होगी, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि आप उपभोक्ता हैं ना, आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं, तो आप कहां से चीजों को खरीदेंगे? तो आपको जाना पड़ेगा कि आप, हो सकता कि आप दुकान पर जाएं,
हो सकता कि आप दुकान पर जाएं। अब ये दुकान वाला सामान कहां से ला रहा होगा, तो दुकान वाला हो सकता कि जो थोक विक्रेता होगा उससे लाएगा, थोक विक्रेता होगा उससे लाएगा। और ये थोक विक्रेता कहां से लाएगा, ये निर्माता से खरीदता होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, जो मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई जो बना रहा होगा वो उससे भी खरीदेगा, विनिर्माण जहां पर हो रहा होगा उससे खरीदेगा। तो अब आप देखें यहां पर कि आपके पास सामान कितनी यात्रा करने के बाद कि इसने थोक में बनाया, फिर किसको बेचा, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता ने सामान किसको बेचा, दुकानदार को, जो आपके घर मोहल्ले में होती है। दुकानदार ने सामान किसको बेचा, यहां पर बेचा। अब आप देखना कोई भी चीज बन रही है, आप कोई भी चीज का उदाहरण ले लेना। अपन उदाहरण ले लेते हैं किसका, नमकीन का, है ना। किसका उदाहरण ले लेते हैं, नमकीन का उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर हमारे लिए उदाहरण क्या हो जाएगा, हम नमकीन का उदाहरण लेकर चलेंगे ना। किसका, नमकीन का उदाहरण लेकर चलेंगे। अब नमकीन जो चीज है जो आपको मिली है, ये क्या है, कैसी चीज है, तो आप बोलेंगे सर ये तो खाने वाली चीज है। क्या है ये, क्या है, खाद्य पदार्थ है, आप खा सकते हैं। और इसमें क्या क्या लगता है, तो आपको पता है कि बनाते समय तेल की आवश्यकता है, बेसन लगेगा, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। हो सकता इसमें, अब इसको बनाने में क्या क्या लगेगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि इसका निर्माण कैसे होगा, इसको बनाने में क्या क्या लगेगा, बनाने में आवश्यक वस्तुएं क्या क्या होंगी, अगर मैं इसको लिख देता हूं क्या क्या आवश्यक होंगी, तो आप यहां पर देखेंगे एक तो आपको सबसे पहले तेल की आवश्यकता होगी, और दूसरा आपको बेसन की, तीसरा आपको मसाले की। अगर हम मोटी चीजें लिख लेते हैं, है ना, ये तो आपको आवश्यकताएं यहां पर होने वाली हैं। अब देखिए यहां पर कि ये आवश्यकताएं होने वाली है। अब निर्माता ने क्या किया कि जब वो बना रहा था इन सब चीजों को, तो हो सकता है कि वो तेल खराब यूज कर ले, हो सकता है कि वो बेसन खराब यूज कर ले, या हो सकता है वो सब चीजों को खराब उपयोग कर ले, और इसने बना के बढ़िया पन्नी वन्नी में पैक कर दिया, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से पैकेट वैकेट बना दिए, और पैकेट बनाकर इसको बेच दिया, और इसको दिया कैसा, सस्ते में दिया। इसको कैसे मिला, सस्ते में मिला। इससे बोला कि यार ये वाले लॉट में कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, आप बेचो, और अगले लॉट में फिर हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इसको सस्ते में मिला, तो इसने क्या कर दिया कि थोड़ा सा मुनाफा कमा के इनको भी दाम क्या कर दिए, इनके भी दाम गिरा दिए। बोले तुम भी ज्यादा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनने भी क्या किया कि इनने भी ग्राहकों को, मतलब मान लीजिए कि वो 5 रुपए की नमकीन आ रही थी या 15 रुपए की नमकीन आ रही थी, तो उपभोक्ता को 14 में दे दी या 15 में दे दी, जो भी इनको ठीक लगा उतने में इनने ग्राहक को दे दी, ग्राहक ने भी खरीदी। पहली गड़बड़ी हमने यहां पर देख ली कि इनने क्या कर दिया, क्वालिटी खराब कर दी बनाने में। दूसरी गड़बड़ हमने देखी कि इनने वो खराब क्वालिटी ले ली। हो सकता कि इनने डेट के बारे में चर्चा ना करी हो, जो आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब बनाई गई है, एक्सपायरी डेट के बारे में चर्चा ना करी हो सकता कि एक्सपायरी पास में हो और इसने खरीद ली और वो डेट यहाँ पर एक्सपायर हो गई हो, है ना। वो चीज आप देखते हो ना, एक्सपायरी डेट कोई भी पैकेट पर एक्सपायर हो गया हो, हमने खरीद लिया। मतलब हम जब सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास निर्माता, थोक विक्रेता, दुकानदार, यही चेन सिस्टम होता है। आपके साथ ठगी निर्माता भी कर सकता है जबकि आपका कोई संबंध नहीं डायरेक्ट, आपके साथ थोक विक्रेता भी कर सकता है, कोई संबंध नहीं डायरेक्ट, दुकानदार भी कर सकता है। मतलब आपके साथ ठगी कहां कहां पर हो सकती है, तो कहीं पर भी हो सकती है आपके साथ ठगी। अगर आप देखें आपके साथ ठगी यहां भी हो सकती है, ठगी यहां भी हो सकती है, ठगी यहां भी हो सकती है। अगर हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या हम ठगे गए हैं, या हमारा यहां पर शोषण हो गया है ना, उपभोक्ता क्या हो गया है, शोषण हो गया है किसी भी स्तर पर, तो फिर हम क्या करें। अगर हमारा शोषण हो गया है तो फिर हम क्या करें, हम शिकायत कहां करें। इसीलिए तो बोला गया है कि न्याय पाने के लिए हमको कहां जाना चाहिए। क्लियर बात। तो आपको रेजी मैथ्यू की कहानी याद होगी और अभिराम की कहानी याद होगी। आपने इन दोनों प्रकरणों को पढ़ा होगा। रेजी मैथ्यू में आपने देखा होगा कैसे वो बीमारी से उठ रही थी, सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। इनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है, दोनों में, अभिरामी के में भी और रेजी मैथ्यू दोनों में भी उपभोक्ता के जो अधिकार है उनकी अवहेलना कर दी गई। ऐसी घटनाएं अक्सर देश में घटती रहती हैं, होता रहता है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इस स्थिति में उपभोक्ता न्याय पाने के लिए कहां जाए या कहां जाना चाहिए। आप ये फोटो देखिए, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिल पाए हैं। अगर हम बात करें यहां पर, आप देखें अगली फोटो आई, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछा। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब यहां पर नहीं दिया गया है। तो अब हमें यही पता कर रहा है कि भाई अब हम कहां जाएं, कैसे जाएं। आपने देखा ये तो अब ये प्रकाश ने क्या किया होगा, वही यात्रा हमें देखनी है, न्याय पाने के लिए कहां जाएं। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध, है ना, कैसे, अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है।
अनुचित सौदेबाजी का मतलब क्या है? गलत तरीके से सामान बेच देना या शोषण कर लेना कि भाई आपको खराब दे दिया, खाली पैकेट दे दिया, कुछ भी कर लिया। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। मतलब अब आप लोग समझ लो कि आप उपभोक्ता है तो आपको क्या हो गया? क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार यहां पर हो जाता है, आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। मतलब हमें अधिकार तो है, लेकिन ये कार्य कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली या पब्लिक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्रों के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ या अकेले भी जा सकता है, बिना वकील के भी जा सकता है। आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं, जो हमने फोटो देखी थी कि उस अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजता है, लेकिन उसकी बेटी को जब उनकी बेटी को इन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनको वो पैसे प्राप्त नहीं हुए और महीनों बाद तक प्राप्त नहीं हुए। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने जो कदम उठाए वे विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि करके। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में या कैसे भी जा सकते हैं, शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमे की कार्यवाही करवा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये श्री प्रकाश या प्रकाश का हमने मामला देखा था, कैसे मनी ऑर्डर नहीं पहुंचा, दोबारा पहुंचते हैं। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेते हैं, सलाह लिए ने और इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक शिकायत कर दी। अब शिकायत कर दी भाई कि नोटिस भेजा गया, ये नोटिस आया। प्रकाश एक नजदीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिला स्तर का था, उसमें गए, अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया और अदालत ने दूसरे पक्ष को ऐसे नोटिस यहाँ पर भेज दिया। वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस कर रहे हैं। ये प्रकाश आप देख रहे हैं स्वयं बहस कर रहे हैं, ये वकील नहीं करना चाहते, पैसा नहीं होगा या जो भी कारण रहा होगा। आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और आयोग के जो जज हैं उनके द्वारा क्या कर दिया गया, फैसला सुना दिया गया कि भैया अब आपने जो गड़बड़ कर दिया उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों की निर्माण में जो उपभोक्ता आंदोलन है उनने विभिन्न प्रकार के संगठनों की निर्माण में बड़ी पहल की थी या अहम भूमिका निभाई थी। सामान्यतः उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती हैं, इनके द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाता है ना, ये गाइड का काम करती है कि आप उपभोक्ता अदालत में कैसे मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर इन आयोगों में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, मतलब कोई एक जा सकता है वहां पर, व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी हो सकता है। ये स्वयं से भी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। यदि आप आवासीय कॉलोनी में रहते होंगे तो आपने निवासी कल्याण संघ इस प्रकार का नाम जरूर देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कुछ अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। अब आप देखिए, अगर आपका कुछ मामला हो गया है, आपने कुछ आप ठगी का महसूस करते हैं तो सबसे पहले आप शिकायत कहां कर सकते हैं, जिला स्तर के आयोग में कर सकते हैं। अगर यहाँ के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकता, फैसला आपके पक्ष में आए, हो सकता है विरोध में आए, फैसला आपके पक्ष में आए, मुआवजा पर्याप्त नहीं मिला तो आप शिकायत कहां कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं राज्य स्तर का जो आयोग है वहां पहुंच सकते हैं। यहां भी वही स्थिति है तो आप कहां जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, मतलब 3 स्तर के जो आयोग बनाए गए हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। ये मुकदमों को अपील करने का सामान्य क्रम होता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। मतलब हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो अपनी बात रखने का अधिकार, हमें अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अब देख पा रहे होंगे ये फोटोज हैं जो जिसमें जागो ग्राहक जागो की वेजिंग आप देख पा रहे होंगे, ये लोगो लगा हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा सरकार क्या करती है, आपको अवेयर करती है, आपको जगाती है कि भाई आपके साथ ठगी ना हो जाए। अब जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते हैं तो खरीदते वक्त हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, हम सचेत होंगे। अच्छे बुरे में फर्क करें और श्रेष्ठ का चुनाव करें, मतलब यहां पर चुनने का अधिकार हमें मिल गया। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है कि हम निपुण रहें और क्या करें, हम ज्ञान प्राप्त करें ताकि हम क्या करें, चीजें सही चुन पाए, हमारे साथ शोषण ना हो पाए, हमारी ठगी ना हो पाए।
हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं, यही तो बात है, कैसे होंगे। तो आपको जो निम्नलिखित आप चीजें देख रहे हैं, इनके विज्ञापनों के बारे में आपको देखना है, आप विज्ञापनों के बारे में जानें कैसे आप जागरूक बन सकते हैं। आपने कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों की अलग अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापनों को देखें, सरकार टाइम टाइम पर टीवी में, पेपर में, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो अलग अलग उपभोक्ता मामले के विभाग बनाए गए हैं उनकी भी जानकारी दी जाती है। तो उनकी जानकारी लें ताकि आप कभी गलत हो जाए तो आपको जाने का रास्ता पता होगा आप कैसे किस आयोग में जा सकते हैं। आपको आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी इस प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे, उनके बारे में आपने भी वहां पर देखा होगा। कई बार जागो ग्राहक जागो के आपने कई बार ऐड देखे होंगे छोटे छोटे से। एक और चीज आती है, दो लोगो आपको देखना है, जैसे आप देखें ISI और एगमार्क, होलोग्राम, ऐसी कुछ बातें आपको यहां पर देखनी है। जैसे कहें कि विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों, जैसे खासतौर से क्या ISI मार्क जो होता है ना, ISI एगमार्क, आप देख ISI एगमार्क, हॉलमार्क, इस प्रकार के शब्द चिन्ह होते हैं। इस शब्द चिन्हों को हमें जरूर देखना होता है, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है, ताकि क्या होता है ये चिन्ह अगर लगे हैं तो इससे क्या होता है, प्रमाणक चिन्ह होते हैं। इससे हमें कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं, जिस चीज के लिए जो चिन्ह बना हुआ है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये खाद्य वाली चीज है, खाने की चीज है तो ये अच्छी होगी। ISI मार्क है तो ये बनी हुई अच्छी होगी। हॉलो मार्क है तो मतलब सोने चांदी की चीज जो है वो अच्छी होगी। तो इससे क्या है, संतुष्टि होती है और उसकी गुणवत्ता पर ये थप्पा लगाते हैं कि ये बहुत अच्छी बनाई गई है। तो हमें ये निशान देखकर ही चीजें देखनी चाहिए। गुणवत्ता, श्रेष्ठ गुणवत्ता का पालन करने वालों को ये चिन्ह दिए जाते हैं। ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मापदंड का पालन करना, मतलब मापदंड का पालन करना जरूरी नहीं होता, फिर भी कुछ उत्पाद जो जिनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य एवं उपयुक्त सामग्री, सीमेंट की जो बोतलें हैं, सीमेंट या जो आपकी बोतलबंद पानी है या पेयजल है या जो भी पेय पदार्थ है, इन सब पे हमें ये चिन्ह देखने पड़ते हैं। तो इन पर इन चिन्हों को अनिवार्य यहां पर बना दिया गया है। क्लियर? अब देखते हैं हम एक एक करके भाई कौन कौन से चिन्ह है, कैसे कैसे इनका उपयोग करते हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे ना, यहां पर ये ISI का एक निशान लगा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं? देखिए ये ऐसा बना हुआ है ना, कुछ एक ऐसा S बना हुआ है और उसमें एक I ऐसा लिखा हुआ है, एक I ऐसा है, एक I ऐसा है, और ये डब्बा बना हुआ है। ये ISI का मार्क है। आप यहां भी देख पा रहे होंगे ये ISI का मार्क यहां पर भी कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या है, ये क्या बताता है, ISI मार्क का मतलब क्या है कि ये चीज बहुत अच्छी बनाई गई है, क्वालिटी वाइज अच्छी तैयार की गई है। क्लियर? देखो आप देखो यहां पर आपने ये देखा होगा ISI मार्क का। इसके अलावा क्या है, आप अगर खाने की चीज देते हैं तो आप अगर दूध का पैकेट भी खरीदते हैं तो इस प्रकार का निशान देखेंगे, फोर्टिफाइड। अगर आप सोने की चीजें देखते हैं तो आपको हॉल मार्क देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें क्या होती है, अगर ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं और चिन्हों के बारे में जानते हैं आप, तो अपनी गुणवत्ता को आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई ऐसे चिन्ह वाली जो चीज होती है, ऐसे निशान जिस चीज पर बने होते हैं वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, आपसे धोखाधड़ी नहीं हो सकती गुणवत्ता के मामले में। अब बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में कि आप कैसे इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक डेट आती है, इसको कहते हैं 24 दिसंबर। इस दिन इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों आता है, तो इसके पीछे का जवाब यह है क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को हमने अपना कोपरा यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया था कि अगर किसी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो वो कहां जाए शिकायत करने। तो इस अधिनियम के तहत वो शिकायत कर सकता है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल, मतलब कहां पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों जगह शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता निवारण जो आयोग होता है वहां पर जाकर वो शिकायत कर सकता है और उसको जो अधिकार दिए गए हैं इस संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, जैसे उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार है, कुछ गड़बड़ हो गया तो वैसे अधिकार, तो उन अधिकारों का वो यहां पर प्रयोग कर सकता है। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए एक विशिष्ट न्यायालय स्थापित किया गया है या बनाया गया है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या में और उनकी कार्यविधि के मामले में कुछ तरक्की की है। तरक्की मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है और आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इनमें से केवल 50-60 ही ऐसे हैं जो अपने कार्यों को पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त तरीके से कर रहे हैं।
फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया आप देखेंगे जटिल है, खर्चीली है और समय साध्य है। समय साध्य का मतलब क्या है कि समय बहुत लगता है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, तो इस पे खर्चा बढ़ जाता है, आपको पैसा देना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं ना। इन मुकदमों के माध्यम से क्या होता है, यहां पर आपको समय बहुत लग जाता है, तो ये समय वाली बात आ जाती है। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता, तो यहां पर प्रमाण की एक समस्या आ जाती है। चूंकि आप चॉकलेट लेने गए, टॉफी लेने गए, 1 रुपए के लिए आप बिल नहीं लेते हैं। बिल नहीं लेंगे तो अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो फिर रसीद नहीं है, प्रमाण की समस्या पड़ जाती है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं ना, छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं, तो उनसे क्या होता है कि भाई रसीद तो वो दे नहीं पाएंगे, तो इस कारण से आपके पास प्रमाण की कमी पड़ जाती है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने के लिए कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ। कोपरा मतलब क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का 2019 में संशोधन किया गया। अब अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज खरीदते हैं तो उस खरीदी को भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोबाइल खरीदते थे, तो कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल की जगह उसमें रिन साबुन की बट्टी निकल आती थी, है ना, रिन साबुन की टिकिया निकल आती थी। तो इससे क्या हो रहा था, आपने दिया 10,000 20,000 रुपए और मिला 10 रुपए का साबुन। तो ऐसी धोखाधड़ी अगर हो रही है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी, तो वो भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल की जाएगी। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, दंडित किया जाएगा और जेल भी उसको हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ, ये क्या करता है, उपभोक्ता निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी तीनों स्तर पर प्रोत्साहित किया गया, ताकि आप मामलों को सुलझा सकें, क्षतिपूर्ति आसानी से हो सके। ये हमारा चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, जिसको हमने पूरा कर लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अपने निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको किसी भी वीडियो के लिए 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना, और वीडियो में क्वालिटी से किसी प्रकार का हम कंप्रोमाइज नहीं करते। अब वीडियो कहां देख सकते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर, हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और हमारा जो एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इन तीनों जगह पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें पाएंगे, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए, आपके कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।